आता है अब हमारा चैप्टर नंबर 15। यहाँ पर है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक घटनाओं में कुछ घटनाएं, जैसे तड़ित क्या होता है, जो जोर से बिजली गिरती है वो तड़ित होती है, इसको तड़ित हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमने रगड़ द्वारा आवेश के बारे में, यानी दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो किस तरीके से उसमें आवेश उत्पन्न होता है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी थी। इसके बाद हम ऑलरेडी पुरानी जो 7th स्टैंडर्ड की बुक थी उसमें तूफान और चक्रवात के बारे में भी इसमें पढ़ चुके थे। आवेश के प्रकार और अन्योन क्रिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका आता है कि किस तरीके से दो चीजों को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है उन पर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, यानी कांच की छड़ पर जो आवेश आता है वो धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और यही अगर हम प्लास्टिक स्ट्रॉ की बात करें तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को, प्लास्टिक स्ट्रॉ और पॉलीथीन को अगर रगड़ेंगे तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होगा और पॉलीथीन पर धनावेश होगा। कांच की छड़ पर यहाँ पर धनावेश है और रेशम पर कौन सा है, ऋणावेश यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट था। विद्युतदर्शी, जिसमें किसी चीज का हमें ये पता लगे कि कोई चीज आवेशित है या नहीं है, विद्युतदर्शी कहलाता है। विद्युत विसर्जन किस तरीके से होता है कि ये जो बादल है उसके अंदर रगड़क की वजह से ऊपर धनावेश उत्पन्न होता है और यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस तरीके से ये वापस पृथ्वी की ओर जो धनावेश उत्पन्न होता है, तो जब ये इस ओर नहीं जाते, आवेश का गमन पृथ्वी की ओर हो जाता है, तो उसे तड़ित यानी बिजली गिरना यहाँ पर हम कहते हैं। तड़ित की सुरक्षा के उपाय यहाँ पर बताए गए थे कि किस तरीके से अगर बिजली गिरे तो आपको किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर तड़ित चालक लगाया जाता है, जिससे कि यदि उन पर बिजली गिरने की शिकायत हो तो वो सारी जो बिजली है वो ग्राउंडेड हो जाए। ग्राउंडेड का मतलब है जमीन से अंदर हो जाए। हमारे अंदर बिजली क्या है, ग्राउंडेड हो जाती है जब हम किसी विद्युत को झटका जो लगता है उसी वजह से लगता है कि जो धारा है वो हमारे शरीर के अंदर से बह के जमीन में चली जाती है, जिसे हम झटका लगना कहते हैं। अब आता है भूकंप। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की जो कोर रहती है उसके अंदर थोड़ी बहुत उठापटक होने की वजह से भूकंप आता है, और हमारे यहाँ कश्मीर में ये भूकंप आया था। इसे कहते हैं आंतरिक कोण, ये होती है बाह्य कोण, फिर होता है प्रवाल और होता है भूपर्पटी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि समस्त पृथ्वी को अलग अलग प्लेट्स में यहाँ डिवाइड किया गया है, और ये प्लेटें क्या है, लगातार एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती है और गति करती रहती है। तो कई बार जब ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़क खा जाती है तो उस वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। इसके अलावा यहाँ पर टकराती प्लेटें हम देख सकते हैं कि रगड़ती प्लेटें और टकराती प्लेटें, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आता है, और जब दो प्लेटें आपस में रगड़क खाती है तो भूकंप आता है। और जहां पर मोस्ट ऑफ एरिया में ये प्लेटें मिलती है उन्हें भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार है, हिमालय है, गंगा का मैदान है, तो ये हमारे भूकंपी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, भूकंपी क्षेत्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं भूकंप लेखी उपकरण द्वारा उसकी माप की जा सकती है। भूकंप कब आएगा इस चीज का अभी तक वैज्ञानिक पहले से पता नहीं लगा सकते। भूकंप अचानक से आता है, बस भूकंप लेखी पर उसका जो कितनी तीव्रता थी उसका नाप यहाँ पर लिया जाता है। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तु से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी धन जो है वो धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और धन जो है वो ऋण को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। रगड़क द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं, जबकि आवेश गति करते हैं तो उनकी क्या बन जाती है, उनमें विद्युत धारा बन जाती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, विद्युतदर्शी का उपयोग लिया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण क्या उत्पन्न होता है, तड़ित उत्पन्न होता है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है।
पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के भीतर की गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर अगर 7 से अधिक नाप वाले भूकंप जीवन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो ये है तांबे की छड़ को, क्योंकि तांबे की छड़ क्या है? अच्छी सी चालक है, तो वो आवेश को यहाँ सुरक्षित नहीं रखेगी। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है नहीं। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित सुरक्षा नहीं कर सकता है, गलत है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात भी गलत है। सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त चटचट की ध्वनि वही घर्षण के कारण सुनाई देती है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें नहीं है अब। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। आपका आता है ये प्रकाश है, चैप्टर नंबर 16 आपका यहाँ पर है। प्रकाश जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। समतल दर्पण से हम जो है सिंपली प्रकाश का परावर्तन परावर्तन हम लोग देख सकते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात वापस गमन करने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? इन दोनों किरण के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, ये आपका क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में ये, अगर ये आपतित किरण I है और ये R है और ये अभिलंब है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा? आपका बराबर होगा। ये परावर्तन का नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक तल में होंगे। ये परावर्तन का दूसरा नियम है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण आपका रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर नियमित और अनियमित परावर्तन की बात करें, नियमित परावर्तन एक समतल जो जगह है उससे होगा और अनियमित परावर्तन जिसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं, यदि जगह इस तरीके से है तो परावर्तन की जो किरणें हैं वो भी अपना एंगल चेंज कर लेगी। तो इसे जो इस तरीके का जो परावर्तन है वो विसरित या अनियमित परावर्तन कहलाता है। समतल कांच में हमें दाईं भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चिकनी सतह से जब परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन हम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकाश। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल। जो बाल काटने वाला अपने पीछे के जो बाल दिखाता है वो प्रकाश का पुनः परावर्तन है। पुनः परावर्तन से बहु प्रतिबिंब बनते हैं। यदि हम दो दर्पण को एक कोण पे रखें तो यहाँ पर बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इन दोनों को 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रखा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 360/90 और 9×4=360 यानी 4 प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। तो ये निकालने की विधि है प्रतिबिंब की, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो दोनों दर्पण के बीच में जितना भी एंगल आपने लिया है उसको 360 से ऐसे भाग दे देना है। यदि 45 का आपने लिया है तो 45 का भाग दे देना है और जो रिजल्ट आपका आएगा वो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे 45 का है तो 45 को हम यहाँ पर काट के देखेंगे। तो अब 45 का कितना हो गया? 36, 9×5 45 और 5×8 40, 5×8 40। तो 8 प्रतिबिंब आपके बनेंगे। यदि एंगल आपका कितना हुआ 45, 90 डिग्री के एंगल पे 4 प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरीके से हम प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया या 180 हो गया, ठीक है। यदि दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, ठीक है, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाता है तो 360/0 का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी।
अब ये सवाल कैसे पूछा जाता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने समानांतर रखे हुए हैं, उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ ये कैलाइडोस्कोप बनाने की विधि है कि इसके अंदर 2-3 दर्पण लगाकर चीजों को बार बार पुनः परावर्तित कर सुंदर सुंदर से डिजाइन इसमें देख सकते हैं। हमारे नेत्र की संरचना में जो दर्पण है अंदर, वो भाई उत्तल दर्पण है, और प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना उसका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। आइरिस जो है हमारे आंख में, वो प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित, यानी आइरिस से नियंत्रित किया जाता है, और यही परितारिका होती है जो हमारे आंख के रंगों को विशिष्ट बनाती है। कई लोगों की आंखें आपने नीली भूरी, ऐश्वर्या रॉय का जो ये है, ऐश्वर्या रॉय का जो परितारिका है यानी आइरिस है, वो नीली है। ठीक है। अंध बिंदु क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख जो है एक बिंदु ऐसा होता है उस दृष्टि क्षेत्र में जहां से हमें दिखाई नहीं देता, वो अंध बिंदु कहलाता है। शंकु जो है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, इनकी सहायता से दिन में देख सकते हैं, और शलाकाएं जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है, इनकी सहायता से रात्रि में हम चीजों को देख सकते हैं आसानी से। और यही चीज है कि इसके अलावा अगर हमारे नेत्र पर 1 सेकंड में 16 इमेजेस डाल दी जाए तो वो इमेजेस हमें चलती हुई नजर आती है। जो ये वीडियोस हमारे बनते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। नेत्रों की देखभाल हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि नेत्र हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट संपत्ति जिसे आप कह सकते हैं वो है। केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए पीछे के शत्रुओं को भी देख सकता है। तितली में आंखें जो होती है ये बड़ी होती है, इनमें सहस्त्र नेत्रों से बनी होती है, इसलिए ये पीछे भी आराम से अपने देख सकती है। दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी देख सकते हैं। उल्लू के नेत्र में क्या होता है, कार्निया और पुतली जो होती है वो बड़ी होती है, और क्योंकि इसमें रात्रि में देखता है, क्योंकि शलाकाएं इनमें बहुत ज्यादा होती है, और शंकु जो है वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो ये था। और विटामिन ए जो है वो हमारी नेत्रों की मतलब दृष्टि के लिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाक्षुष विकृति व्यक्ति वाले भी पढ़ सकते हैं आराम से। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेल पद्धति क्या है। तो जो अंधे व्यक्तियों के पढ़ने में जो पद्धति काम आती है उसे ब्रेल पद्धति कहते हैं। इसे लुई ब्रेल ने विकसित किया था 1821 में, जो खुद भी क्या थे, अंधे थे। उन्होंने यहाँ पर 63 बिंदु के पैटर्न बनाए थे। कितने? 63 बिंदु के पैटर्न यहाँ पर बनाए थे, और उसमें इस तरीके से, जैसे सी है तो उसको इस तरीके से पढ़ा जाता था, और ये बिंदु जो क्या थे, कागज से थोड़े उभारू होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। तो उन्हें ये छू कर अपना पढ़ाई करते हैं। हेलेन केलर की स्टोरी ऑफ माय लाइफ 1903 में विकसित हुई थी, ये भी दृष्टिबाधित थी। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश चिकने और पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन, और खुरदरे से होगा तो खुरदरे पे अनियमित या विसरित परावर्तन उसको कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये हमने देखा, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं, जिसे हम 360 अपॉन जो भी आपका एंगल यहाँ पर है उसे हम यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ लिख लें तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त हो जाती है। सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इसके अपने घटकों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हमारे कॉर्निया है। आइरिस हमारे आंख में प्रकाश को और हमारी पुतली को नियंत्रित करती है। लेंस, उसमें उत्तल दर्पण होता है जिसके कारण हम देख सकते हैं। रेटिना पर हमारी इमेज जो है वो बनती है जिसके कारण हमें दिखाई देता है। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग जो अंधे व्यक्ति अपने पढ़ाई के लिए यहाँ पर करते हैं। अंधे व्यक्तियों में क्योंकि आंखें नहीं होती, इसलिए इनकी जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां होती है वो बहुत ही तेज होती है। शंकु जो है वो दिन में काम देते हैं, और शलाकाएं जो है वो रात्रि में देखने के हमारे काम आती है। समतल दर्पण के सामने यदि व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा दिखाई देगा।
ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इमेज जितनी दूरी पर होगी यहाँ पर, तो उसके अंदर जो यहाँ पर आदमी जितनी दूरी पे खड़ा होगा तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर दिखाई देगा। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान आपके बाएं हाथ से, यानी पार्श्व परावर्तन की घटना यहाँ पर है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पुतली फैल जाती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है, तो कम होती है, उनमें शलाकाएं ज्यादा होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। दर्पण बिंब के साइज के बराबर होगा और दर्पण के पीछे होगा और वास्तविक होगा। कैलाइडोस्कोप क्या है, तो 3 दर्पणों को आपने किस में रख देना है, एक डिब्बे में रख देना है और अलग अलग पैटर्न आपको कलरफुल उसमें प्राप्त होंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 17, तारे एवं सौर परिवार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात्रि के समय में जितने भी तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये सब खगोलीय पिंड यहाँ पर कहलाते हैं। इसके बाद चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर एक दूरी तय करता गति करता है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से परावर्तन के कारण ही अन्य जो ग्रह हैं वो चमकीले दिखाई देते हैं। जो पिंड खुद अपने प्रकाश से चमकते हैं उनको दीप्त पिंड कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं यानी तारों के प्रकाश से चमकते हैं उनको प्रदीप्त पिंड यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। चंद्रमा 16 अलग अलग लुक में आता है। इसे हम कहते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन ये पूरा दिखाई देता है, यहाँ आपकी पूर्णिमा है, और अमावस्या के दिन जो है वो चंद्रमा हमें अदृश्य दिखाई देता है। तो 2 तो ये हो गई, और इसके अलावा 14 अलग अलग कलाएं इसकी होती है चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, ये उस पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी पे से देखने प्रतिदिन चंद्रमा में वृद्धि होती जाती है। तो बाल चंद्र कौन सा होता है, अमावस्या के बाद, अमावस्या के दूसरे दिन जो आपको चंद्रमा दिखाई देता है वो आपका कौन सा कहलाता है, बाल चंद्रमा कहलाता है। छोटा सा चंद्रमा कहलाता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर पूर्णिमा की तिथि आने तक पूरी तरीके से पूरा हो जाता है। चंद्रमा की पृष्ठ जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ है यहाँ पर, और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और एडविन एल्ड्रिड, यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिड और यूरी गागरिन, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा। तारे जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि तारे जो हैं उनकी दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है। सूर्य भी एक तरीके से तारा ही है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी ही 15 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट नियरेस्ट तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि लगभग 40 लाख किलोमीटर हमसे दूर है यहाँ से। ठीक है, 40 करोड़। ठीक है, इतनी अधिक दूरियों को हम क्या करते हैं, फिर किलोमीटर में नहीं नापते, इनको हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश सूर्य का पृथ्वी से 8 मिनट में यहाँ पर प्रकाश आ जाता है, और अल्फा सेंचुरी जो है वो 4.3 प्रकाश वर्ष हमसे दूरी है। सूर्य के बाद जो मोस्ट नियरेस्ट तारा हमारे पास है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद में इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप डिटेल वीडियो में जाकर भी इसको आसानी से देख सकते हैं। ध्रुव तारा जो है वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, हमें चेंज करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर है, और इसी वजह से दक्षिणी भाग से यानी दक्षिणी ध्रुव वाले प्रदेशों से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता है। ये चीज यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तारामंडल तारों का एक समूह जिसमें पहचाने जाने वाली आकृतियां बनती है वो तारामंडल कहलाता है। इसमें देखो ग्रेट बियर जिसमें हम देखते हैं, जिसे हम सप्तऋषि मंडल यहाँ पर कहते हैं, ओरायन है, कैसियोपिया है, लियो मजर है। ठीक है, ओरायन जो है ये भी एक अन्य तारा है
सप्तऋषि मंडल ग्रेट बियर है, बिग डीपर जिसको कहा है, और इसको अर्सा मेजर भी कहते हैं। इसी सप्तऋषि मंडल को पानी पीने की जो खलची होती है, इसका ऐसा आकार होता है, ऐसा लगता है चारपाई की एक पूंछ यहाँ पर लटक रही है। इससे हम ध्रुव तारे की स्थिति या उत्तर दिशा की स्थिति का भी हम पता लगा सकते हैं। ये क्योंकि ध्रुव तारे के चारों ओर कुछ इस तरीके से गति करता है, इसलिए उत्तर दिशा के मापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ध्रुव तारा ही है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो आपकी चारपाई है, जिसके लास्ट के जो पैर है उससे उत्तर दिशा में जो डायरेक्शन है वही आपका ध्रुव तारा यहाँ पर है। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। ये आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें कभी 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरायन का मतलब होता है शिकारी। जो बीच के 3 हैं वो इसकी बेल्ट का काम करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो सीरियस है। ओरायन के निकट ये दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की अगर कल्पना की जाए तो ये जो रेखा तारा है आपका, ये कौन सा है, सीरियस तारा है। यानी ध्रुव तारा सप्तऋषि मंडल से रिलेटेड है और सीरियस तारा जो है वो ओरायन तारा मंडल से रिलेटेड है। उत्तरी आकाश में एक प्रमुख अन्य तारामंडल कैसियोपेया भी है, जो सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। ये अंग्रेजी के W या M अक्षर की तरह आपको दिखाई देता है। अब सौर परिवार की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रह ही नहीं है, इसके अलावा धूमकेतु, शुक्र ग्रह और उल्काएं भी सौर ग्रह में आती है। 8 अब सौर ग्रह में हमारे सिर्फ 8 रह गए हैं, 9 नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 से। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है जो डिटेल वीडियो में भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ा ही मजेदार है। प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य की चक्कर लगाने के साथ ही लट्टू की जैसे अपनी धुरी पर भी घूमता है, तो इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति यहाँ पर कहते हैं। परिक्रमण गति जो पृथ्वी की है वो 365 दिन की है और परिभ्रमण गति जो है 24 घंटे की हम लोग जनरली देखते हैं। कुछ में मिनट और सेकंड्स का भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज हमने सारी पढ़ी थी। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। और जब ये जो है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जबकि शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। यानी अगर यहाँ सूर्योदय होता है तो यहाँ कहाँ होगा सूर्योदय, शुक्र पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होता है। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद शुक्र की कलाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वी एक ऐसा सौर ग्रह सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत अधिक है। पानी कौन सा, जो कि पीने योग्य नहीं है, सागरों और महासागरों को, जो कि यूजलेस है। पृथ्वी जो है वो घूर्णन अक्ष से एक तल पर झुकी हुई है और यही झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण हमारे बनता है। पृथ्वी अपने तल से यहाँ पर इस तरीके से, ये इसका तल है, तो पृथ्वी जो है वो अपने तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप। अक्ष से 66.5 बोलेंगे और तल की बात करेंगे तो तल पे 23.5 डिग्री हम लोग बोलेंगे। मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह भी कहते हैं और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान हमारा 2013 में 5 नवंबर 2013 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ने कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। पहली बार में यानी प्रथम प्रयास में विश्व में पहला देश जो है भारत ऐसा बना जिसने प्रथम प्रयास में ये काम किया था। ठीक है, इसरो द्वारा ये भेजा गया था। बृहस्पति जो है ये बाह्य उपग्रहों की कैटेगरी में आ जाता है
और इसके जो सबसे ज्यादा बाह्य ग्रहों की कैटेगरी यहाँ से शुरू हो जाती है बृहस्पति से, और बृहस्पति के उपग्रह भी बहुत ज्यादा है, शायद 12 या 13 उपग्रह हैं, नॉट श्योर, आई थिंक 12 या 13, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा ही आपको मिलेंगे बृहस्पति के चारों ओर। और इसके बाद जितने भी आपके आते हैं जैसे शनि है, नेपच्यून है, इन सब के चारों ओर आपको रिंग्स जैसी चीजें देखने को मिलेगी। बृहस्पति के चारों ओर भी धुंधले वलय है। शनि जो है, बृहस्पति के ग्रह उपग्रह के नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। शनि की बात करें तो शनि का घनत्व पानी से भी बहुत कम है, यानी शनि ग्रह को आप पानी में डाल दे तो उतरेगा। शनि की जो खास बात है, इसके चारों तरफ रिंग्स हैं जो कि बहुत इसको सुंदर बना देती है और सारे सौर मंडल में इसको बिल्कुल अलग से शो करती है। यूरेनस और नेपच्यून की अगर बात करें तो सौर परिवार के सबसे बाह्यतम ग्रह हैं और ये बहुत दूर हो जाते हैं और ये अपने अक्ष पर इतने झुके हुए हैं कि ये जो परिक्रमा करते वक्त ये लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये अपनी कक्षीय गति करते समय ये क्या करते हैं, लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं, ये अपने अक्ष पर इतने झुके हुए हैं। अब ये तो थे सौर परिवार के ग्रह जो थे। अब इनके अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्या है, मंगल तक ये जब जो ग्रह हैं वो सूर्य के पास माने जाते हैं और बृहस्पति से बाह्य ग्रह माने जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम दूरदर्शक की सहायता से देख सकते हैं। धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु एक तरीके का जो है, इसमें खास बात ये है कि धूमकेतु जो है उसका जो हेड होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ होगा और इस तरीके की जो चमकीली टैल होगी वो सूर्य से दूर जाती हुई दिखाई देती है। तो कई तरह के धूमकेतु हम देखते हैं, जैसे हेले का धूमकेतु हमको यहाँ 76 वर्ष के अंतराल में दिखता है। तो 1986 में जब ये पहली बार दिखा तो आप देख सकते हैं आप दूसरी बार ये कब दिखाई देगा। रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तो हमें कई बार टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं। ये शूटिंग स्टार को ही हम क्या कहते हैं, टूटता तारा, जबकि ये तारा नहीं है, ये क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं जो वायु के घर्षण के कारण जलते हुए दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है कि ये वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं और कई बार वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाते तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं और ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसमें हमने उल्का वृष्टि जिसे हम कहते हैं, उल्का वृष्टि भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आपका उल्का वृष्टि हो गया। कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह है, जैसे इनसेट है, IRS है, एजुसेट है, ये सब क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। एजुसेट आपका एजुकेशन से रिलेटेड उपग्रह है, एजुसेट। और इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से हमें मौसम की पूर्व जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी क्या है, एक तरह का तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट है। तारामंडल तारों का ऐसा समूह है जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हुए प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, पिंडों से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाते हैं, यानी ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह हम कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार और सुदूर संवेदन यानी बातचीत करने में काम आता है। कौन जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है तो क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है। तारामंडल जो है वो सौर परिवार का जो सदस्य नहीं है। कौन सूर्य का ग्रह नहीं है तो सीरियस जो है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। चंद्रमा के कलाओं के घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो
हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह जो है वो नेपच्यून है। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह आपका मंगल है। तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहलाता है। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में क्या नहीं है, टूटता तारा नहीं है, कोई तारा नहीं है, ये एक उल्का पिंड है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं, उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यूरेनस सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह है। यूरेनस नहीं है, नेपच्यून जो है आपका जो है दूरतम ग्रह है। इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। हमारे सौर परिवार में 9 नहीं 8 ग्रह हैं। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, जिससे हम सीरियस को देखते हैं ओरायन मंडल की सहायता से। इसके बाद आंतरिक ग्रह कौन सा है आपका? आंतरिक ग्रह आपका मंगल है। बाह्य ग्रह आपका बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा। तारामंडल जो है आपका सप्तऋषि तारामंडल है। ओरायन भी आपका तारामंडल है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है। आंतरिक ग्रह आपका पृथ्वी भी है, ठीक है। और ध्रुव तारा जो है वो क्या हो गया, तो ध्रुव तारा भी तारामंडल में ही काउंट होगा। तो ये चीजें यहाँ पर थी। इसके अलावा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है और इनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ये सारणी हमने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, इसको एक बार आपको अच्छे से देखनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का, यहाँ पर वायु तथा जल का प्रदूषण। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, जलवाष्प, ये सब यहाँ पर इसमें जाती है। किस तरीके से हम वायु को प्रदूषित करते हैं, किस तरीके से हम वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो डेली रूटीन से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है या कार्बन है, ये वायु को प्रदूषित करता है। धूम कोहरा क्या होता है कि सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत धूम कोहरा कहलाती है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। दमे खांसी की शिकायत यहाँ पर हो जाती है। फिर इसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है। और CFC की अत्यधिकता होने के कारण ओजोन परत में छिद्र के बारे में आपने देखा सुना है। तो ओजोन परत में छिद्र के लिए जो जिम्मेदार है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर है। इसके अलावा विशिष्ट अध्ययन ताजमहल को है। ताजमहल की कौन नुकसान पहुंचा रहा है, तो ताजमहल को जो है अम्ल वर्षा नुकसान पहुंचा रही है। क्या हो रहा है कि वायुमंडल जो विभिन्न आपके जो गाड़ी और वाहन होते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, और ये फिर वर्षा के साथ मिलकर जब पृथ्वी पर बरसते हैं तो ये सिर्फ न केवल भूमि को ही खराब करते हैं, ये वहां के आसपास की जो बहुमंजिली इमारतें हैं और जो दूसरी इमारतें हैं उनको भी खराब करते हैं। तो ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए अब ये उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि इसके आसपास के एरिया में कोई भी मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जबकि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। CNG आजकल वाहनों में उपयोग ली जाने वाली गैस है, और LPG जो है वो हम अपने घरों में जो गैस के रूप में काम लेते हैं वो LPG गैस यहाँ पर हम लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो दिल्ली को कुछ सालों पहले दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर यानी टॉप विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की श्रेणी में टॉप पर रखा गया था। उसके बाद से यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने CNG बसेस सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यह क्या है कि पेट्रोल और डीजल की अपेक्षाकृत बहुत ही
कम जो है वायु प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है जो वन महोत्सव जुलाई माह में मनाया जाता है, ये चीज आप याद रखें। इसके जल प्रदूषण क्या होता है, जल में आप जो गंदगी फेंकते हैं जिससे जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता, वो जल प्रदूषण कहलाता है। गंगा अभी खतरे में है, अभी इसके लिए गंगा परियोजना जो चलाई गई थी, नमामि गंगे, भी इसी से रिलेटेड है, जहां गंगा को स्वच्छ यहाँ बनाया गया था। 2016 में इस गंगा कार्य पर 1985 में गंगा कार्य परियोजना शुरू गई थी और 2016 में इसका फिर से शुभारंभ करके स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से इसका नाम रखा गया है और यहाँ पर अब इसमें काफी सुधार हुआ है। सबसे ज्यादा जो गंगा गंदी या मैली है वो सबसे ज्यादा यूपी बनारस में है। ठीक है, और इसके अलावा पेयजल क्या होता है और जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, जो पीने योग्य जल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेयजल यहाँ पर हम कहते हैं। अशुद्ध कैसे हो जाता है, जो आपका डेली का कचरा है, फैक्ट्रियों का कचरा है, ये सब उसमें चला जाता है, तो जल के लिए उससे सबसे कम उसको कम उपयोग में करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, उसको रिसाइकल, रिकवर और उसको रिफ्यूज यानी कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल को शुद्ध करने के लिए हम फिल्टर कैंडल का यूज कर सकते हैं, उसको उबाल के पी सकते हैं और क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन की सहायता से, यानी क्लोरीन की जो गोलियां आती है या फिर विरंजक चूर्ण की जो ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं वो आता है, वो मिलाकर भी हम जल को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम इसमें दिखाया है जल उपचार संयंत्र का, जिसमें जल जो है वो शुद्ध करता हुआ दिखाया गया था। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव निर्जीव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पौधा घर गैसों को बढ़ते स्तर से विश्व उष्ण हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वाहित मल जो है वो कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक यहाँ पर है। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेय जल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, इसे हम संरक्षण के उपाय हमको सीखने चाहिए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर अब यहाँ आ जाते हैं कि कौन सी जो है वो पौधा घर गैस नहीं है, कौन सी पौधा घर गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर पौधा घर गैस नहीं है। ठीक है, एक मिनट, इसे हमें दोबारा रिचेक कर लेना चाहिए गैस को। पौधा घर गैस CO2 जिम्मेदार है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और इसके साथ ही ये रहा मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवायु जैसे अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ही इसमें नहीं है, वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आंसर सही था। और इसके बाद हम देखेंगे पौधघर प्रभाव वर्णन, ताजमहल की सुंदरता, अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का भाई इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म है। देखिए इसी के साथ आपकी जो यहाँ पर क्लास 8th स्टैंडर्ड की ये बुक थी NCERT की साइंस की, हमने ये बुक पढ़ी थी जिसका हमने फास्ट रिवीजन किया था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, 9th स्टैंडर्ड की बुक इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस की ही वो बुक होगी NCERT की। हो सकता है कि वीडियोस अब गैप में मिले तो इट्स ओके। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल लगातार पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।